नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप सबका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ये मुद्दे पर हम चर्चा क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया था कि हम भारत में जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या होता है समान नागरिक संहिता, इसके बारे पर इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये होता क्या है, इसके हो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा और इसके नहीं अब तक ये क्यों नहीं हुआ और ऐसे मामले कहाँ कहाँ पर किस राज्य में ऑलरेडी लागू किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारा देश जो है वो विविधताओं का शहर है। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, चाहे हम बात करते हैं रिलीजन की या रिलीजन के अंदर आने वाले बहुत सारे कास्ट की। तो हमारा देश, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, इतिहास की बात करें या यहाँ के धर्म की बात करें, हमारे पास बहुत सारी विविधताएं हैं, हमारे पास बहुत डाइवर्सिटी है। हर कोई अलग अलग प्रांत से है, अलग अलग राज्यों से है, किसी की वेशभूषा कुछ और है, किसी का पहनावा कुछ और है, किसी की भाषा कुछ और है, किसी के व्यंजन कुछ और है, किसी के रीति रिवाज कुछ और है। तो बहुत बहुत अलग तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है हमारे देश भारत पर, जिस पर हमें बहुत गर्व है दोस्तों। अब ऐसी सिचुएशन पर बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता होता क्या है। जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, वैसे हमारे देश में सिविल की बात हो रही है तो क्रिमिनल की बात भी होती होगी, क्राइम भी होता है। तो दोस्तों, क्राइम और सिविल में फर्क क्या है तो अलग अलग कर ले। तो क्राइम क्या होता है? क्राइम मतलब कोई हत्या कर देना, रेप कर देना, चोरी, डकैती, ये सब चीज़ों को हम कहते हैं क्रिमिनल, क्राइम कहते हैं। और इस पर जो कानून बना हुआ है वो सब जगह यूनिफॉर्म है। अगर भाई आप गुजरात में किसी का मर्डर कर रहे हो या मणिपुर में किसी का मर्डर कर रहे हो या कन्याकुमारी में किसी का मर्डर कर रहे हो, कहीं पर भी कुछ कर रहे हो, तो आपको एक ही तरह की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस क्रिमिनल केसेस में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल केसेस की। दोस्तों, सिविल केसेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अलग तरह की बातें होती हैं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो ये बातें फैल रही हैं, ये बातें उठ रही हैं, इस बातों का मकसद क्या है, कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, 2019 के भाजपा के मैनिफेस्टो पे लिखा गया था साफ तौर पे कि दैट वी आर कमिटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इनके मैनिफेस्टो पे, मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। अभी घोषणा पत्र क्या होता है? जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें या स्थानीय शासन की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिससे पंचायत और नगरीय निकाय दोनों आ जाते हैं, इलेक्शन के पहले हर पार्टी अपने कुछ वायदे निकाल देती है। भाई, अगर हम सरकार बना के लेकर आएंगे तो हम आपसे वादे करते हैं कि इन वादों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, ये घोषणा पत्र होता है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। हम अपने वादे पूरे करेंगे। जब अगले 5 साल के बाद जब हम आपके पास आएंगे तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे, भाई हमने ये वादे किए थे पिछली बार और हमने इतने से इतने वादे निभा दिए, तो अब हमको परसेंटेज बता दीजिए, हमारा परसेंटेज कितना आ गया, उसके हिसाब से आप हमें वोट दीजिएगा अगली बार के लिए, क्योंकि हम वादा खिलाफी करते हैं कि वादा निभाते हैं। तो दोस्तों, उसी मैनिफेस्टो का एक पार्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपने लिखा हुआ था। तो अब बारी हो रही है इसकी लाने की। तो अमित शाह जी, जो कि मौजूदा समय पर हमारे होम मिनिस्टर है भारत के, इन्होंने कहा है कि हमने सीएए को लेकर आया, जो हमने कमिटमेंट किया था, हमने ट्रिपल तलाक को हटा दिया, जो हमने कमिटमेंट किया था, हमने आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव कर दिया, जैसा हमने कहा था, हमने राम मंदिर का निर्माण करा दिया, जैसे हमने कहा था, और अब इसी लिस्ट में आगे आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस स्टेटमेंट से, इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द लोकसभा में, संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सिविल कोड की। अगर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हमारे संविधान पर कहीं लिखा हुआ है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है सर। हमारे संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है। तो सर, ये आर्टिकल नंबर 44 ठीक है, ये पार्ट 4 डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है? तो बेटा, पार्ट 4 में जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो डीपीएसपी है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी। कोई भी सरकार अगर कोई नीति, कोई कानून, कोई लॉ, कोई स्कीम बनाती होगी तो उसको
यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा आपको। इनके आधार पर डायरेक्शन दिए गए हैं, आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही आपको अपना कानून बनाना है। और उसी सिद्धांतों में लिखा हुआ एक सिद्धांत है आर्टिकल नंबर 44 में, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, की हर सरकार जो होगी वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी और उसको अपनी बाउंड्री के अंदर पर उसका लागू करके उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। ये कहा गया है डीपीएसपी में। कहा गया है तो माना क्यों नहीं गया? क्योंकि डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंदर पे जो बातें लिखी होती है वो जस्टिफिएबल नहीं होती। मतलब सरकार को कहा गया मान लो, अगर सरकार नहीं मानती है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसा मौलिक अधिकार में होता है। मौलिक अधिकार में जो बातें लिखी गई है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर बीच में इंटरफेयर करेगी और आपको आपके अधिकार वापस लौटा देगी। मीन्स फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो जस्टिफिएबल होते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, वो जस्टिफिएबल नहीं होते, मानो या मत मानो। तो आज तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? तो बात करते हैं हम सिविल कोड की। सिविल कोड के अंदर में क्या चीजें आती है, जैसे कि शादी, डिवोर्स, सक्सेशन की बात कर लेते हैं, एडॉप्शन की बात कर लेते हैं। ये सब मामले, जमीन जायदाद की जो प्रॉपर्टी की बातें होती है, विल की बात होती है, वसीयत की बातें होती हैं, ये सब चीजें आती, कॉम्पनसेशन की बातें होती, ये सब कहां पर आते हैं? सिविल मैटर पे होते हैं। हम बहुत सारे कांड करते हैं अपने जीवन में, कुछ कांड क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, हत्या या ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, इंसान ही करता है, और कुछ कांड जो होते हैं दोस्तों वो कांड बढ़ जाते हैं सिविल केसेस पे। विवाह होता है, तलाक होता है, बच्चे गोद लेने की बात होती है, संपत्ति की बात होती है, अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात होती है। ये सब बातें जो होती है दोस्तों सिविल मैटर पे होती है और इन पर भी कानून बनाए जाते हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने बात शुरुआत में कहा था कि हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है, मतलब हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है। अब डाइवर्सिटी बहुत है तो लोग अलग अलग तरह के होंगे, तो अलग अलग धर्म भी हैं, अलग अलग धर्म है तो उनके अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं। तो इसीलिए इन मैटर्स पे ना पढ़ूं, इसीलिए हमारी सरकार ने क्या किया, हर धर्म के लिए एक पर्सनल बोर्ड बना दिया। भाई तुम्हारे धर्म का मामला है, सिविल मैटर है, तुम निपटा लो अपने हिसाब से। किसी पर 4 शादी जायज़ है, कहीं पर सिर्फ 1 शादी करना है, कहीं पर तलाक के अलग अलग नियम है, कहीं पर बच्चों को प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो बेटा और बेटी, लड़का और लड़की को प्रॉपर्टी देने के अलग नियम है। भाई लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और किसी किसी जगह पर लड़कियों को प्रॉपर्टी में आधा अधिकार हो जाता है। कहीं कहीं पर सक्सेशन पे उत्तराधिकारी चुनने में सिर्फ बेटे को उत्तराधिकारी होना जाएगा, कहीं कहीं पर बेटियों को भी अधिकार दिया जाता है उत्तराधिकारी चुनने का। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग नियम है, इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या क्राइम केसेस में क्या इसमें यूनिफॉर्मिटी है? हाँ, हर जगह पर सेम सज़ा दी जाएगी, लेकिन हर धर्म में अलग अलग सज़ा दी जाती है। कहीं पर चोरी की सज़ा हाथ काट देना है, कहीं पर गला काट देना है, कहीं पर शेर के सामने फेंक देना है, अलग अलग नियम है। लेकिन हमने बोला कि नहीं यार, ये सब नहीं करते, बेहतर ये है कि क्रिमिनल केसेस में यूनिफॉर्मिटी ले आते हैं। तो जब क्रिमिनल केसेस में यूनिफॉर्मिटी है तो सिविल केसेस में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसेप्ट है। इससे होता ये है, जब भी ये मामला कोर्ट में जाता है तो अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड वहाँ पर इंटरफेयर करता है, मामले की सुनवाई की जाती है उस धर्म के आधार से, उस पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से। जब धर्म की बात की जा रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जा रही है, तो वहां पर जो एक वर्ग पिसता है वो है निचला तबका और वो है महिला वर्ग। इन दोनों के साथ थोड़ी सी जाति हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है देश के नागरिकों के साथ में। देश के जितने भी नागरिक हो, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उन सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। विवाह का जो नियम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। भाई शादी आप कर रहे हैं तो शादी में आप अगर कबूल है कहें या 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह कर लें, अपने 7 जन्मों का वादा निभा लें, वो दोनों जायज़ है। लेकिन जो रूल्स बनेंगे वो अलग अलग होंगे। परंपराएं चेंज नहीं हो रही हैं, रिचुअल्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो नियम कायदे कानून होंगे दोस्तों वो चेंज होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर पे। अब बात करते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा देश सेक्युलर है। हाँ, हमारा देश सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पर आपको अपने धर्म को मानने की बिल्कुल अनुमति है। यू आर फ्री टू परफॉर्म, यू आर फ्री टू प्रोपोगेट योर रिलीजन, यू आर फ्री टू कंसाइज, यू आर फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, बट उसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी मामले पर लड़के और लड़के में भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी हो जाता है, उसको आप हार्म कर देते हैं। इसीलिए वो पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी। ठीक है दोस्तों, तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की जा रही थी, तो इसके बारे में एक बहुत अनोखा केस, एक बहुत अच्छा केस आया था शाहबानो वाला। मैं ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इनके हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, जो खुद पेशे से वकील थे। इन्होंने जब अपनी इस वाइफ को तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया,
डाइवोर्स देने के नियम हर धर्म में अलग अलग होते हैं। डाइवोर्स दिया तो उस धर्म में ऐसा था कि 3 महीने तक जब आप एक पीरियड पे सर्वाइव करते हो आपके डाइवोर्स के बाद में दोस्तों, तो उस समय आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। लेकिन जब वो 3 महीने गुजर जाते हैं तो वो कॉम्पनसेशन देने का कोई भी रूल नहीं बना हुआ था उस धर्म के अंदर पे, ठीक है। तो इनको नहीं मिला कंपनसेशन, तो इन्होंने मांग करी कि मुझे भी कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, मैं हस्बैंड पर निर्भर थी, उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। तो मुझे, जैसा कि दूसरे धर्म में दिया जाता है कि हस्बैंड अगर डाइवोर्स देता है तो उसको अपनी आधी संपत्ति अपनी बीवी के नाम पे करनी होगी, और अगर वो एक अच्छी तरह नौकरी कर रहा है तो उसे उनको घर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हर तरह के खर्चों के लिए इनको कंपनसेशन देना होगा। तो इन्होंने मांग करी कि मुझे भी वो अधिकार चाहिए, लेकिन वो दूसरे धर्म का अधिकार था। तो इन्होंने अपील करी, इन्होंने जब केस करा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल कुछ एक्शंस हो जाते हैं। और जो गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, वहाँ पर उन्होंने इस मामले को पलटा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा, जिससे एक वर्ग विशेष इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था। तो वहाँ पे बोला गया था कि ये शायद कहीं ना कहीं पे एक अपीजमेंट पार्ट नजर आता है कि मुस्लिम के प्रति ये अपीजमेंट यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये शाहबानो केस था। तो वहाँ पर भी इसी तरीके की कि इस धर्म में कुछ अच्छाई है, उस धर्म की बातों में कुछ अच्छाई है, उस पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ अच्छा है, उसमें कुछ अच्छा है। तो बोला गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना अप्लाई कर दिया जाता, ताकि हर महिला को उसका अधिकार दिया जा सके, हर निचला वर्ग जो दबा कुचला वर्ग है उसको भी अधिकार दिया जा सके। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें उठती रहती हैं, और ये बातें फिर से उठी हैं इस सरकार के अंदर पे। जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहाँ पर कमिटेड है कि हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेंगे इस राज्य के अंदर पे। दोस्तों, सवाल ये है कि आप मुझे बताएं, मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या भारत में किसी राज्य में लागू है? तो आप कह देना बिल्कुल लागू है, और वो राज्य का नाम है गोवा। जी हाँ, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो इससे हमें लगता होगा कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, तो सारी महिलाएं, सारे लोग वहां पर खुश होंगे, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, वो सब एक ही नियम को मानते होंगे। हाँ, मानते तो हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, वहां पर एक ऐसा भी नियम है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जो है, वो किसी अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, डाइवोर्स दे सकता है, और दूसरी शादी कर सकता है। मतलब उसके साथ दो शादी कर सकता है। कैसे? अगर 25 साल की उम्र तक उसे बच्चे नहीं होते हैं, नहीं दे पाती है, और 30 साल की उम्र तक कोई महिला अगर बेटा नहीं दे पाती है, तो वहां का पुरुष जो होगा, उसका जो हस्बैंड होगा, वो दूसरी शादी कर सकता है। मतलब पॉलीगैमी वहां पे हो सकती है। तो दोस्तों, जब बात की गई क्या जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो शायद हमारे धर्म की जो रिचुअल्स है वो चेंज हो सकते हैं। तो रिचुअल चेंज होंगे, मतलब हमें धर्म को जो मानने का अधिकार दिया गया था, दोस्तों फंडामेंटल राइट है कि हम अपने धर्म का आज़ादी से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन जब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो जाएगा तो शायद हमारे कुछ रिचुअल्स को मानने से मना कर दिया जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम न्यायालय के पास चले जाएंगे, भैया न्यायालय सुनो, हमारे धर्म में ये चीज़ें थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से धर्म में ये बातें हमारी जो है ये बात नहीं मानी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बात कह दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने खुद ही कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तुम्हारे पास लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 44 में, आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो, आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी खुद फेवर करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में लागू होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जो इसके लागू होने से नाराज भी हैं, कुछ लोगों को मनाना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका यह, देखिए क्या होता है हमारे देश में, क्विक एक्शन लेने को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। दोस्तों, क्विक एक्शन लेने से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ऐसा हमने पिछले कुछ सालों पे देखा है कि आप आकर अगर फौरन कोई एक्शन लेते हैं बिना सोचे समझे, कुछ बिना प्लानिंग के, तो कहीं ना कहीं पे देश की जनता को बहुत सारा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर ये होगा, अगर सरकार इसको लागू करना चाहती तो लागू करे, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसको लागू करने के पहले अलग अलग तरह से न्यायालय के लोगों को बुलाया जाए। देश में विविधताएं, मैंने कहा था पहले ही, तो उन सभी लोगों को, उन सभी समाज के, धर्म के लोगों को बुला कर इकट्ठा किया जाए। बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको बुलाया जाए और बैठाकर इस पर डिस्कशन कर एक बहुत बढ़िया तरीके से इस पर एक फॉर्मेट पेपर रेडी किया जाए, और उसको ड्राफ्ट करके बिल बनाकर फिर इसको कानून बनाया जाए। तब ये अच्छी तरह से लागू किया जा सकेगा। अगर इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा, एक स्टंट मार दिया जाएगा, तो शायद देश के बहुत सारे लोग इससे नाराज होंगे और बहुत इसका विरोध भी किया जाएगा। तो ये करने का तरीका ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी राय है, आपकी राय कुछ भी हो सकती है। बहुत लोगों ने कहा पेपर में, अखबार में, कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो पॉलीगैमी जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे धर्मों में पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह की प्रथा है। तो मैंने भी एग्जाम्पल दिया गोवा का, यूसीसी वहां पर लागू है, बट वहां पर भी पॉलीगैमी एप्लीकेबल है।
कुछ नियम बने हुए वहाँ पर। जैसे कि जैन धर्म में जो ये पीताम्बर सेक्ट के लोग होते हैं, ये लोग निर्वस्त्र होकर घूमते हैं, और वहाँ पर बोला गया था कि एक कानून की मांग की गई थी कि इसको पेनलाइज किया जाए, ओपन डेफिकेटर्स को, मतलब जो ये नग्न अवस्था में घूमते, निर्वस्त्र घूमते हैं, इन पर लगाम लगा दी जाए, इन पर बैन लगा दिया जाए, ऐसा कहा गया। तो शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये भी चीज़ बैन हो सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग मन में शक है, डाउट है, तो बेहतर यही है कि सरकार जो है वो इस पर एक विचार करे, एक बहुत बढ़िया तरीके से इस पर बिल तैयार किया जाए, और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में इस पर लागू ना किया जाए। लागू करने के पहले बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो अपने अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, उसको यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय पर, इस मुद्दे पर, इस छोटी सी चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पे और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अगला वीडियो जो होगा वो उसी विषय पर होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।